Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are continuing with our GS3 Economy Conceptual Clarity series. So this is going to be part 2 for understanding the producer behavior, and we are taking up the chapter number 3 of class 12 NCERT Microeconomics. So we'll be starting with cost. So let's start with the conceptual things, what all concepts we are going to take up and different graphs. The reason behind the shape of the graph. So it is going to be a little complex and tricky thing. So again, please pay your full attention while I'm explaining you the logics. So there can be more than one input combinations also with which a firm can produce a desired level of output. Obviously बहुत सारे input combinations possible हैं through which desired level of output जो हमें produce करना है वो हम produce कर सकते हैं. So specifically क्वेश्चन आता है कि कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन में फर्म के लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, या फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन चूज करके फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. सो कैसे फर्म डिसाइड करेगी कि कौन से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम आउटपुट या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं, या कौन सा लीस्ट एक्सपेंसिव है. सो हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन होता है, हम प्रोडक्शन फंक्शन की लास्ट पार्ट में बात कर चुके हैं. सो कॉस्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज डिस्क्राइबिंग द लीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट गिवन. जो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गिवन है, एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गिवन. गिवन वर्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में मतलब कि we are assumed या फिर that remains fixed. जो prices of factors of production and technology है that is already given, we cannot change that. So that is, it comes under assumption. So cost function हमें बताता है कि कौन से ऐसे इनपुट है जो लीस्ट कॉस्ट, बेसिकली फर्म को लीस्ट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी फॉर प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट. तो वन टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन जो होता है, या फिर हम अगर प्रोडक्शन फंक्शन की भी बात करें तो दैट इज कॉब डगलास प्रोडक्शन फंक्शन. तो ये इसका जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. व्हेन यू सी Q इज द टोटल आउटपुट एंड x1 x2 दो वेरिएबल्स हो गए, या इस केस में अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो x1 एंड x2 दो इनपुट हो गए, एंड अल्फा एंड बीटा उनकी पावर है. तो ये एक जनरल फॉर्म होता है. जब भी आपको ऐसे कोई इक्वेशन दिखती है तो आपको समझ जाना है कि इट इज अ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. इसके अभी हम टेक्निकल डिटेल्स में इतना नहीं जाएंगे. अब हम बात करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट की. तो हमने लास्ट सेक्शन में देखा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस हमने किया था. तो शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन कॉस्ट में भी तीन टाइप की कॉस्ट होती है. सो some of the factors of production they cannot be varied and therefore वो fixed रहते हैं. तो शॉर्ट रन में अगर हम बात कर रहे हैं तो शॉर्ट रन में चीजों को चेंज करना या कॉस्ट को चेंज करना एक टास्क है. तो इसलिए शॉर्ट रन में चीजें फिक्स्ड रहती हैं. कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिक्स्ड रहेंगी, कॉस्ट जो है जो फिक्स्ड रहेंगी वो आपको इनकर करनी ही पड़ेगी, उतना आपको पे करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का रियल लाइफ एग्जाम्पल ले तो रेंट होता है. आप चाहे जीरो अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो या कुछ अमाउंट ऑफ जो आपका टारगेट है ऑफ प्रोडक्शन वो फुलफिल हो रहा है, तो रेंट आपको दोनों केस में पे करना ही पड़ेगा, वो फिक्स्ड रहेगा. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. Then the cost that firm incurs to employ the variable inputs, it is called the total variable cost. Now variable inputs हैं and fixed inputs हैं. तो variable inputs को basically employ करने के लिए जो firms को cost incur करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं total variable cost, क्योंकि हम यहाँ variable inputs की बात कर रहे हैं. तो जब आप total variable cost और total fixed cost को sum up करते हो तो आपके पास finally total cost आ जाती है. तो बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं या दो एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड जनरल थिंग. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली इट इज अ सिंपल लॉजिक कि फर्म को ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, क्योंकि जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो. कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो वेरिएबल इनपुट्स है आप उनको ज्यादा एम्प्लॉय करोगे अगर आपको प्रोडक्शन या आउटपुट को इंक्रीज करना है तो. सो जब आउटपुट जीरो होता है तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो होगी.
क्योंकि वेरिएबल इनपुट्स जो हमें चाहिए होते हैं, या वेरिएबल इनपुट्स हम जब ही एम्प्लॉय करते हैं जब हमको कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करना है। अगर हम कुछ आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं तो मतलब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो है। बट उस केस में भी, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टिल पॉजिटिव रहेगी, वो जीरो नहीं होगी अगर हम आउटपुट जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी। अब बात करते हैं कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सिंपल एवरेज वाला फॉर्मूला लगेगा, जो टोटल कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट उसको डिवाइड करेंगे, विल गेट द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। सो ये फॉर्मूलाज भी आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, सिंपल बेसिक लॉजिक है इन फॉर्मूला के पीछे। तो सिंपल मतलब यहाँ पे आपको कोई सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है, सो यू नीड टू बी क्लियर विद दी ऑल दीज फॉर्मूलाज। सो एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे पर यूनिट आउटपुट से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है उसको हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे, विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करोगे आप आउटपुट से, you'll get average fixed cost। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, अगेन जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट थी वो भी दो कंपोनेंट्स थे उसमें, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट में भी जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसमें भी ये दोनों कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सपोज वी हैव दिस टेबल और हमारे पास जो डेटा गिवन होगा दैट वुड बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, एंड आउटपुट यूनिट्स हमें दे रखा है। या फिर एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है और आउटपुट दे रखा है। तो आप सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट आप देख सकते हो कि हर यूनिट के लिए कितना भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को आप एड अप कर दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो एक ये सिंपल फॉर्मूला है। अभी हमने देखा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आप उसको यूनिट से डिवाइड करोगे, जैसे 20 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 20, तो यहाँ पे आपको 20 मिल गया, 20 डिवाइडेड बाय 2 आपको 10 मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट दैट। नाउ एबीसी कैसे कैलकुलेट करोगे, टीबीसी को डिवाइड करोगे विद क्यू जो आउटपुट है, विल गेट एबीसी। एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों का सम, इस कॉलम का और इस कॉलम का सम करने से यू विल गेट तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के लिए या तो आप डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो आप वो यूज कर सकते हो, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट रन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल्स या कुछ कॉस्ट जो होती हैं वो फिक्स रहती हैं, उनको वो आपके हाथ में नहीं है, यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज देम, सो दैट रिमेन्स फिक्स्ड। सो व्हेन वी चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, सो जो भी चेंज होता है दैट इज हैपनिंग इन द टोटल कॉस्ट, दैट इज एंटायरली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर टोटल कॉस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज ही नहीं होती है, वो फिक्स्ड रहती है। सो ये सिंपल लॉजिक है। सो शॉर्ट रन में जो मार्जिनल कॉस्ट है, इट इज द इंक्रीज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब इसको हम और थोड़ा ब्रेक करके माइन्यूटली स्टडी कर रहे हैं जब हम शॉर्ट रन या फिर मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो या तो जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद क्वांटिटी, आपको शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। बट उसके अलावा अगर हम जो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला भी है, हमने देखा था टोटल कॉस्ट इज, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला जो है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस विल गेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। सो जो भी चेंजेस हो रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, उसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, या जब हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक एडिशनल आउटपुट जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आएंगे। तो हम मार्जिनल कॉस्ट को बेसिकली चेंजेस इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो ये कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है।
अब हम ग्राफ की बात करें तो टोटल कॉस्ट इज सिंपली अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, बट आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है या जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ये इंटरसेप्ट है OC1, ये होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, स्ट्रेट लाइन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमेशा जो टोटल कॉस्ट है उसके दो कंपोनेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट हमेशा हर केस में एग्जिस्ट करेगी, चाहे हम आउटपुट जीरो ही क्यों ना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी जीरो या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है टोटल कॉस्ट का कर्व, एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। टोटल फिक्स्ड कर्व, फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या आउटपुट एक्सिस। यहाँ पे हम कॉस्ट प्लॉट कर रहे हैं एंड इसके नीचे हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ऑल राइट, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है, बिल्कुल जीरो हो सकती है। सो शेप ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। अब हम बात करेंगे जो एवरेज कॉस्ट कर्व्स हैं। सो जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, तो फर्म को ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड वेरिएबल्स या फिक्स्ड इनपुट्स फिक्स्ड रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से वी सी इंक्रीज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जितने ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स एम्प्लॉय करोगे उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होती हुई चली जाती है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट की शेप है कर्व की वो अपवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीज होता जा रहा है, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। सो इफ यू लुक एट दिस फिगर 3.3, ये वाली फिगर में Q1 जो आउटपुट लेवल है आप देखोगे, जो टोटल कॉस्ट है दैट इज C3 एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट है C2। सो टोटल कॉस्ट हायर क्यों है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी एडेड है। तो ये जो गैप हो गया ये भी कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाला कर्व जो है दैट इज पैरेलल, वो हम देख चुके हैं, इस फिगर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो Q1 लेवल पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट C2 है, टोटल कॉस्ट C3 है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इट इज द रेशियो ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विद द क्वांटिटी या आउटपुट, हम बोल सकते हैं डिवाइड करके हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिलती है। मतलब ये सिंपल एवरेज वाला जो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज टोटल fixed cost divided by output. So this remains constant, क्योंकि again total fixed cost भी change नहीं हो रही है। So therefore जब हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट अगर इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर तो चेंज हो ही नहीं सकता है, वो फिक्स्ड है। बट जैसे जैसे आउटपुट यहाँ पे क्वांटिटी मतलब कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो जो ये वैल्यू है ये फॉल होती जाएगी। सो दिस इज अगेन सिंपल लॉजिक जो कनेक्टेड है। एंड अगर हम जीरो आउटपुट लेवल की बात करें, सपोज अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हो जाती है, तो दिस बिकम्स आर्बिट्ररी लार्ज। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है इट इज इनफैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप यहाँ पे शेप देख सकते हो, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है आप देखोगे इट इज मूविंग मोर क्लोजर टूवर्ड्स दिस एक्स एक्सिस, मतलब जीरो की तरफ कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे आउटपुट इज इंक्रीजिंग। तो मतलब कि जैसे आउटपुट यहाँ पे हमने देखा कि आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा तो इसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट और नीचे 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 की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। और मैथमेटिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है अगेन ग्राफ के थ्रू ही, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व का कॉस्ट का कर्व है। एंड आप सिंपली जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे विद द क्वांटिटी। ग्राफिकली अगर हमें निकालना है तो इट वुड बी दिस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, तो आपको एवरेज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। सो सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो आप या तो ओ एफ को मल्टीप्लाई करोगे विद ए एफ हो गया आउटपुट और ओ एफ हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। Now moving to the next curve, that is average variable cost curve.
सो जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज द एडिशनल कॉस्ट जो फर्म्स को इनकर करनी पड़ती है टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। सो फर्म्स अगर एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जितनी भी कॉस्ट उनको लगेगी उस एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, वन एडिशनल यूनिट की हम हमेशा बात करेंगे। सो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ऑफ अ फैक्टर इट इंक्रीजेस जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेस एंड एक सर्टेन लेवल आने के बाद इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। सो एज अ रिजल्ट वी, जब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, सो वी सी जो फैक्टर प्राइसेस गिवन है इनिशियली, जो स्मॉल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो फॉल होता है इनिशियली, क्योंकि जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट या बोल सकते हैं स्टार्टिंग में फॉल इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है एंड उसके बाद वी सी कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इट स्टार्ट्स राइजिंग। तो शेप ऑफ जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज यू शेप, मतलब यहाँ पे नीचे फिगर में हमें दे रखा है, दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज द शेप। आप देख सकते हो इनिशियली इट इज फॉलिंग, एक लेवल के बाद रीच करने के बाद इट स्टार्ट्स राइजिंग। ऑलराइट, और यहाँ पे लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि इनिशियली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो फिर डिक्रीज होने लग जाता है। तो बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे आउटपुट इज गिवन बाय द एरिया अंडर द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व अप टू जिस भी लेवल ऑफ आउटपुट की हमें बात करनी है। तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के अंडर का जो भी एरिया है, सपोज इसी फिगर से अगर हम समझें, दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड इस आउटपुट लेवल तक हमें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो ये जो एरिया आएगा दिस वुड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आउटपुट यूनिट्स। सो एबीसी कर्व की शेप क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। सो दैट्स हाउ अगेन ये भी यू शेप्ड कर्व होता है। सो जो फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं उस केस में जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वो सेम रहेगी। एंड जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है वो फॉल होती जाएगी, ये हमने अभी यहाँ ऑलरेडी देख लिया है। और जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही है विद इंक्रीज इन द आउटपुट, वैसे वैसे हम देखेंगे जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है बीइंग द एवरेज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट भी हम निकाल रहे हैं उसका एवरेज भी हम निकाल रहे हैं, वो मार्जिनल कॉस्ट का भी एवरेज है। तो ऑब्वियसली जो मार्जिनल कॉस्ट है उससे लोअर लेवल की वैल्यू आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो इसलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट ऑल्सो फॉल्स, बट इट फॉल्स लेस देन दी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ऑलराइट, तो ये आपको यहाँ पे ग्राफ में भी दिख जाएगा। सो ये ग्राफ है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, आप देख सकते हो इट इज लाइंग अबव द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व पी पॉइंट तक। ऑलराइट, अब इसके आगे का लॉजिक समझते हैं। सो आफ्टर रीचिंग द मिनिमम पॉइंट जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है उसके बाद वो राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इट कंटिन्यूज टू फॉल, उसके बाद भी वो फॉल होता है जब हम देख रहे हैं कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है, तब भी वेरिएबल कॉस्ट फॉल हो रही है as long as the value of short run marginal cost it remains less than the prevailing value of AVC। यहाँ पे आप देखोगे अगेन ग्राफ में, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ इस पॉइंट से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज हो रही है, बट स्टिल इस पॉइंट के बाद आप देखोगे कि वेरिएबल कॉस्ट जो वो स्टिल फॉल हो रही है। तो यही पॉइंट मैं यहाँ आपको समझा रही थी। सो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी जो वैल्यू है it becomes greater than the value of the average variable cost। so जब short run marginal cost की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है कंपेयर टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है।
यहाँ पे आप ग्राफ में भी क्लियरली देख सकते हो ये चीज। जब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंक्रीज होने लग गई बियॉन्ड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद ही ये वाला कर्व टर्न हुआ है अपसाइड। ऑल राइट, तो सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है एट द सेम टाइम। सो जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इट कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम बिलो at the minimum point of the average variable cost. So minimum point, point number P है of the average variable cost, तो यहीं से जो short run marginal cost curve है वो उसको कट कर रहा है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कंफ्यूजन छोड़ सकते हो एंड विल गेट बैक टू यू। नाउ फॉर्मूला अगेन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट वुड बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो अगर आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है तो सिंपली क्यू आप इधर ले जाओगे एंड इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे विद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इट इज सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके भी सेम दो कंपोनेंट्स रहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हमने टोटल कॉस्ट के केस में देखा था। यहाँ हम सिर्फ एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, शॉर्ट रन टोटल एवरेज कॉस्ट। सो इनिशियली दोनों जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों डिक्रीज होंगी जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा। सो देयरफॉर वी सी कि जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी इनिशियली फॉल होगा। अगर उसके दोनों कंपोनेंट्स फॉल हो रहे हैं इनिशियली, तो टोटल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी फॉल होगा। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इस कर्व में इनिशियली वो फॉल ही हो रहा है। So after certain level of production, we see there is rise in the average variable cost. It becomes larger than the fall in the average fixed cost. So जो fall होता है average fixed cost में, जब उससे ज्यादा greater amount से increase हो रहा है average variable cost, उसके बाद हम देखते हैं कि जो short run average cost है उसके बाद वो increase होने लग जाता है। तो यहाँ पे ऑल्दो जो शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो डिपिक्टेड नहीं है ग्राफिकली, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस शेप ऑफ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सो इट लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। आप देख सकते हो एसएसी कर्व जो है एबीसी कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, एंड जो वर्टिकल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बीच में ये जो डिफरेंस है, जो गैप है, दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे द कर्व्स दे आर मूविंग अहेड विद मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो कर्व जो डिफरेंस है वो कम होता हुआ जा रहा है, गैप जो है कम होता हुआ जा रहा है। सो जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, it cuts the SAC curve from below at the minimum point of the SAC curve. So SAC curve का minimum point है point number S, तो again इस point इस curve के minimum point से ही या lowest point से ही short run marginal cost curve इसको cut कर रहे हैं, और this is true even for this average variable cost as well. अब हम बात करेंगे long run cost के बारे में। तो लॉन्ग रन कॉस्ट में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आपको शॉर्ट रन कॉस्ट अच्छे से समझ आ गई है। ये वाला ग्राफ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर इसमें आपको ये जो कर्व्स हैं इनके पीछे जो इनकी शेप है, इनके पीछे का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, तो लॉन्ग रन कॉस्ट को समझने में इतना कोई डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं होने वाली है। अगेन अगर ये शॉर्ट रन कॉस्ट भी समझ नहीं आ रही है वन गो में, तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देखो, एंड आपको अगर पेशेंस से लॉजिक समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करते हैं, तो अगेन लॉन्ग रन में हमने देखा, जब हम डेफिनेशन समझ रहे थे बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में डिफरेंस क्या होता है, तो लॉन्ग रन में हमने देखा था कि कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, सब वेरिएबल सब इनपुट्स वेरिएबल रहते हैं, मतलब आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, वो पॉसिबल है लॉन्ग रन के अंदर। तो अगेन लॉन्ग रन में कोई भी वेरिएबल कॉस्ट सॉरी लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होने वाली है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती लॉन्ग रन में, सारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट ही होती है लॉन्ग रन में। ऑल राइट, एंड जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, अगेन एवरेज का फॉर्मूला सिंपल, टोटल कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड कर दोगे, विल गेट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। अब हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें, तो बेसिकली दिस इज द चेंज इन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेंज इन द आउटपुट। सो अगेन
लॉन्ग रन में अगर आपको 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जितना आपको एडिशनल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो होगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे वी टॉक अबाउट द शेप, सो अगेन शेप वही सेम है जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की शेप थी, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एंड ये एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट से कट कर रहा है। ऑलराइट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कोई होती नहीं है लॉन्ग रन में, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट सारी होती है। सो दैट इज देयर। एंड अब हम ये लास्टली ये चीज और समझ लेते हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात करें, ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल होते हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इस केस में भी हम समझ लेते हैं, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली अगर आपको कितने अमाउंट से इनपुट को इंक्रीज करना पड़ता है वो कम होता है गिवन किस प्रोपोर्शन से आपके आउटपुट में इंक्रीज होगा। तो मतलब इंक्रीज इन द आउटपुट वो ज्यादा प्रोपोर्शनली ज्यादा हायर लेवल से होता है एंड आपको इनपुट कम अमाउंट से इंक्रीज करना पड़ता है, तो उसी केस में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो इस केस में जो कॉस्ट होती है फर्म को जो इनकर करनी होती है टू हायर द इनपुट्स, वो भी ऑब्वियसली कम अमाउंट से ही आपको, मतलब कॉस्ट आपकी कम आएगी, आउटपुट ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा। सो दिस इज देयर। सो इस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वो फॉल होगी एज द फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट। तो एवरेज कॉस्ट फॉल इसलिए हो रही है क्योंकि जिस अमाउंट से या जितनी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ रही है टू इंक्रीज योर इनपुट्स वो कंपैरेटिवली लेस है कंपेयर टू द अमाउंट जितने अमाउंट से आपका आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारी एवरेज कॉस्ट फॉल होगी इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब हम बात करते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, तो उस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वो राइज होगी एज द फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट, क्योंकि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब कि जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है इनपुट्स में या फिर जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है इन द कॉस्ट आफ्टर यूर इंक्रीजिंग द इनपुट्स दैट इज मोर कंपेयर टू द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द आउटपुट, तो इसलिए आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दिस इज द सेकंड केस। थर्ड केस है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इस केस में आपकी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज है इन द इनपुट्स दैट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन योर आउटपुट, सो दैट्स व्हाई योर एवरेज कॉस्ट आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। सो जो प्रोपोर्शनल चेंज है दैट इज सेम, दैट इज इक्वल इन केस ऑफ दिस थर्ड केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं द प्रोड्यूसर बिहेवियर, जो भी कंसेप्ट रिलेटेड टू इट, जितने भी ग्राफ्स हैं हमने शेप अंडरस्टैंड कर ली है, उसके पीछे का रीजन अंडरस्टैंड कर लिया है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को डिवाइड करके हमने अच्छे से समझा है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस इन 2 पार्ट्स एंड आगे जाके विल सी कि अदर क्या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आएंगे रिलेटेड टू दिस, बट उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं उसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम अगेन reiterating myself, you can leave your doubts in your comment section and we would also like to hear your feedback. So thank you so much. Do subscribe to Ansarkari and kindly like the video as well and share it also. So thank you so much.